हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 12 का केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतिक चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में शून्य कोटि अभिक्रिया का अध्ययन किया था। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने देखा था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की थी। ठीक है, अब है प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है उसके लिए देखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता के एक घातांक के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो, किसी एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन एक घातांक के समानुपाती होता है, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, आगे है इसके एग्जाम्पल। जितनी भी हमारे पास में चाहे प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं सभी प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे हमारे पास में रेडियम का विघटन है, रेडियम 88 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार 226 होता है। यानी कि इसका नाभिकीय विखंडन हो, और नाभिकीय विखंडन से हमारे पास में रेडॉन 86 जिसका परमाणु भार 222 और साथ में हीलियम प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम कैसा भी नाभिकीय विखंडन हो, वो प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया है उसके अंतर्गत आता है। दूसरा है जलीय अमोनियम नाइट्रेट का जल अपघटन, जलीय अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन है, वो भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट का जलीय विलयन का हम अपघटन करते हैं, तो हमारे पास में नाइट्रोजन गैस और जल के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, यह भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल है एथीन का हाइड्रोजीनीकरण। यानी कि ये हमारे पास में एथीन है, इसका हम हाइड्रोजीनीकरण करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजीनीकरण करने पर एथेन का निर्माण होता है, जो कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक लाफिंग गैस का सूत्र होता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन करते हैं, यानी कि N2O का अपघटन करने पर N2+O2 का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा है एजो आइसोप्रीन या
एजो वाले जो आइसोप्रोपेन वाले एग्जाम्पल हैं उनमें भी हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब ये है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन के प्रथम घातांक के समानुपाती होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु भाग ले सकते हैं, लेकिन उनकी जो सांद्रता में परिवर्तन है वो केवल एक ही अभिकारक के अणु में होगी, उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। जैसे हमारे पास में शर्करा का जल अपघटन है, शर्करा के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। अब शर्करा के जल अपघटन में शर्करा और जल दो अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन शर्करा के अणु का ही जो शर्करा का अणु है उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, यानी कि वहां पे अणु संख्या 2 है लेकिन कोटि का मान 1 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवक्लित व समाकलित वेग समीकरण। अवक्लित व समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया का प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवक्लित एवं समाकलित वेग समीकरण। माना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमारे पास में एक अभिकारक है और इससे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, इसका वेग स्थिरांक k1 है। कल हमने यहाँ पे k0 लिया था, आज हमारे पास में क्या है k1 है। ठीक है, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता a मोल प्रति लीटर है, जबकि उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। यानी कि t बराबर 0 समय पे अभिकारक की सांद्रता a मोल प्रति लीटर है और उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। t बराबर t समय पर माना उत्पाद की सांद्रता x मोल प्रति लीटर हो जाती है, तो अभिकारक की सांद्रता होगी a माइनस x मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब आगे है द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल माइनस डी अभिकारक की सांद्रता बटे dt। इसको हम ले सकते हैं dx माइनस dt प्रोपोर्शनल a माइनस x। ठीक है, अब देखो क्या है, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस x। अब इसका कर देंगे पक्षांतरण, a माइनस x इस साइड में ले लेंगे और dt को हम वहां ले लेंगे। dx अपॉन a माइनस x बराबर k1 dt, और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवक्लित वेग समीकरण है। फिर आगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो समाकलन dx अपॉन a माइनस x बराबर k1 dt। ठीक है, अब हमारे पास में dx अपॉन a माइनस x है, इसका समाकलन होगा माइनस ln a माइनस x बराबर k1
dt का समाकलन t, और c हमारे पास में क्या है, समाकलन नियतांक। c बराबर समाकलन नियतांक है जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। यदि हमारे पास में t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होगा, यानी कि हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया में समय 0 है तो जो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो t एवं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा, -ln a - 0 बराबर k1 इंटू 0 प्लस c। ठीक है, तो यहां आपके पास में क्या जाएगा, ये हो जाएगा ln a बराबर c, यानी c बराबर -ln a। c का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में c का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो समीकरण 2 में रखने पर -ln a - x बराबर k1t माइनस ln a। अब इसका कर देंगे पक्षांतरण। ठीक है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, -ln a - x प्लस ln a बराबर k1t। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास में दो पद हैं, ln a माइनस ln a - x बराबर k1 इंटू t। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो ये वाला है, यहां पे एक फॉर्मूला लगाएं, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। ठीक है, तो ये इसको हम लिखें ln a अपॉन a - x बराबर k1t, और ln का मान होता है 2.303 लॉग बेस। ठीक है, इसका मान यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग a अपॉन a - x बराबर k1t। अब हमें k1 का मान ज्ञात करना है, तो k1 बराबर 2.303 लॉग अपॉन t a अपॉन a - x। ये हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है, और t का मान ज्ञात करना हो तो t बराबर 2.303 बटा k1 लॉग a अपॉन a - x। इसके आधार पर हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण से हम आगे इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं और इसका वेग अंतराल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के परिवर्तन का प्रथम घातांक होता है। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उनमें से केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, और जितने अभिकारक के
अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर अभिक्रिया की कोटि होती है। अगर दो अभिकारक की सांद्रता हो रहा है तो हमारे पास में द्वितीय कोटि अभिक्रिया, एक हो रहा है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता तो शून्य कोटि अभिक्रिया। फिर इसके एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल हमारे पास में 4-5 एग्जाम्पल थे। जैसे जितनी भी हमारे पास में प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो विघटन अभिक्रियाएं हैं, जैसे हमने रेडियम का विघटन करवाया था, रेडॉन का, हीलियम का निर्माण हुआ था। इसके अलावा एजो आइसोप्रोपेन का विघटन है, जलीय अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन है, या एथीन का हाइड्रोजनीकरण है, या नाइट्रस ऑक्साइड का अपघटन है। यानी वे सभी अभिक्रिया किस में आती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया में आती है। इसके बाद में माना अभिक्रिया कोई हमारे पास में हमारे पास में क्या है? अभिकारक है, K1 हमारे पास में है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, t बराबर 0 समय पे, यानी t बराबर 0 समय है, यानी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन में उत्पाद में यानी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन शून्य होगा। और माना अभिकारक की सांद्रता में सांद्रता कितनी हमारे पास में? a मोल प्रति लीटर है। t बराबर t समय पर, यानी समय पास 10, 20, 30 कोई भी सेकंड समय हो, उस समय पे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है x मोल प्रति लीटर। अब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या बचेगा? a माइनस एक्स। a में से हम x को माइनस कर देंगे, वो क्या बचेगा? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन t बराबर t समय पर। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित व समाकलित वेग समीकरण देखें तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल माइनस डी अभिकारक एक की सांद्रता बटे dt। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को? इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे k1 लगा देंगे, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स। अब कर देंगे पक्षांतरण, इसको हम यहां ले लेंगे, इसको हम यहां ले जाएंगे। ये गुणा में है, ये भाग में हो जाएगा, ये भाग में है, ये गुणा में हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का समाकलन करने पर ये समाकलन का चिन्ह है, dx अपॉन a माइनस एक्स, केवल हमारे पास में वेग स्थिरांक है, इनटू समाकलन dt का समाकलन t हो जाएगा, k1 कांस्टेंट है, और यहां पे हम c लगा देंगे समाकलन स्थिरांक, और dx अपॉन a माइनस एक्स है, इसका समाकलन होगा माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, c बराबर समाकलन नियतांक है जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। यदि t बराबर 0 हो, यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होगा। तो t एवं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, माइनस ln a माइनस 0, यहां पे हमने रख दिया 0, k1 इंटू 0 प्लस c, ये मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 है ही, a माइनस ln a बराबर c, या c बराबर माइनस ln a। अब c का मान हम यहां रख देंगे समीकरण 2 में, c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमने यहाँ पे c के स्थान पे लगा देंगे माइनस ln a। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, माइनस में है तो किसी में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये k1 t है। अब हमारे पास में एक सूत्र है, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। यहाँ पे ln है तो ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 t। ठीक है, ln का मान होता है 2.303 log। ठीक है, तो 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1 t। फिर k1 का मान ज्ञात करना हो तो t का कर देंगे पक्षांतरण, और t का मान ज्ञात करना हो तो k1 का कर देंगे पक्षांतरण। अब हम इसी के आधार पर, इसके आधार पर इसका हम वेग अंतराल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग अंतराल के लिए देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग अंतराल, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग अंतराल
वेग अंतराल, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे दें। ठीक है, अब वहां पे समय है वो हमारे पास में t1 और सांद्रता x1 और t2 और x2, तो समीकरण बन जाएगा, देखो t1 बराबर 2.303 बटा k1 log a अपॉन a माइनस x1, समीकरण नंबर 4। और इसी प्रकार t2 बराबर 2.303 बटा k1 log a अपॉन a माइनस x2, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 को समीकरण 4 में से, यानी समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर t2 माइनस t1 बराबर 2.303 बटा k1 log a अपॉन a माइनस x2, 2.303 बटा k1 log a अपॉन a माइनस x1। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 रह जाएगा, t2 माइनस t1 बराबर, इन दोनों में हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2.303 बटा k1 log a अपॉन a माइनस x2 log a अपॉन a माइनस x1, वही समीकरण यहां पे log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। ठीक है, इस वाले को हम इसके अनुसार लिख लेंगे, तो लिखने पे क्या होगा, t2 माइनस t1 बराबर 2.303 बटा k1 log, अब देखो जो ये वाला इक्वेशन है a अपॉन a माइनस x2 a अपॉन a माइनस x1, इससे एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। t2 माइनस t1 बराबर 2.303 k1 log a माइनस x1 बटा a माइनस x2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। और समीकरण नंबर 6 हमारे पास में है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग अंतराल समीकरण है। ठीक है, अब आगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कर सकते हैं, उसके बाद में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ या निरूपण, और फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उनको देखेंगे। अब लोग a अपॉन a माइनस एक्स व t के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो चित्र अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा y बराबर mx प्राप्त होती है, जिसका ढाल tan थीटा बराबर k1 2.303 प्राप्त होता है। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण है। फिर हम समीकरण 3 से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कर सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना समीकरण 3 से, प्रथम कोटि
अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल t बराबर 2.303 बटा K1 log a अपॉन a माइनस एक्स। यदि t बराबर t हाफ हो तो a x बराबर a/2 होगा। ठीक है, तो x का और t का मान इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो t हाफ बराबर 2.303 बटा K1 log a अपॉन a माइनस a/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। a अपॉन a/2 लघुत्तम 2 आ जाएंगे, 2a माइनस a यानी कि a/2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो t हाफ बराबर 2.303 बटा K1 log a अपॉन a/2। a से a कैंसिल, t हाफ बराबर 2.303 बटा K1 log 2 और log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, तो t हाफ बराबर 2.303 बटा K1 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो t हाफ बराबर 0.693 बटे K1। यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है, जिसके आधार पर हम कई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब आगे है प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित जो किताब में न्यूमेरिकल हैं उनको देखते हैं। न्यूमेरिकल है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है, तो अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो, माना A बराबर 1 मोल प्रति लीटर है, a माइनस एक्स 1/16 मोल प्रति लीटर है। t बराबर 60 सेकंड, यानी t नहीं k का मान k बराबर 60 सेकंड इनवर्स है और t का मान हमारे को इसमें ज्ञात करना है। तो t बराबर 2.303 60 सेकंड इनवर्स लॉग a का मान 1 और 1/16। तो क्या होगा, t बराबर 2.303, ये मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर से ये कैंसिल हो जाएगा। 2.3 60 सेकंड इनवर्स लॉग 16। लॉग 16 को हम लिख सकते हैं t बराबर 2.303 बटा 60 इंटू लॉग 4 की पावर 2 सेकंड इनवर्स, या सेकंड ऊपर आ जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो t बराबर 2.303 60 2 log 4 और log 4 का मान है 0.6020। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। t बराबर 2.303 बटा 60 इंटू 0.6020। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इसका पॉइंट हटाएंगे। t बराबर बटे 1000 इंटू 60 इंटू 0.6020
ठीक है, अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 की पावर 7 उसको ऊपर ले लेंगे, तो t बराबर इंटू 6020 बटे 3 इंटू 10 की पावर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मान आएगा t बराबर 4.62 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। यह हमारे पास में केवल का मान है, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है 60 सेकेंड इनवर्स। अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग, प्रारंभिक सांद्रता मेरे पास कितनी है, 1 मोल प्रति लीटर है, तो 1/16 भाग कब शेष रहेगा, यानी a - x का मान कितना है, 1/16 है। के का मान 60 सेकेंड है, इसमें मान रख के केवल हमारे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। धन्यवाद।